हाय एवरीवन, हमारा जो पार्ट सेकंड था वो ख़त्म हो चुका है। पार्ट 3 बना रही हूँ। आज जो है हम पढ़ने वाले हैं वाटर, और वाटर से संबंधित हम लोगों को किस तरह से प्रिजर्व करने चाहिए, है ना। और आपके अलग अलग बहुत सारे जो है न्यू टॉपिक्स आने वाले हैं, तो समझते जाइए। देखिए, वाटर क्या है। वाटर जो है एक तरह का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, जो कि हमारी प्रकृति के द्वारा बार बार रिन्यू होकर के हमारी पृथ्वी से वापस से एक वाटर साइकिल के फॉर्म में जो है बार बार आपके जो है पृथ्वी तक, ग्राउंड वाटर तक पानी आता रहता है। अब नियरली अगर हम बात करें तो जो 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस है, यानी कि 75 जो परसेंट है वो वाटर से क्या हुआ है, कवर्ड है। एंड रेस्ट ऑफ जो बाकी जो बच गया वो क्या है, 29%, 30% आपके लैंड है। अर्थ को हम जो है वाटरी प्लेनेट या ब्लू प्लेनेट के नाम से जानते हैं। हमारा ये मानना है, हमारा ये विश्वास है कि लाइफ बिगिन होती है इन ओशियंस अबाउट लगभग 3.5 बिलियन ईयर अगो। लेकिन अगर हम बात करें, टुडेज ओशियन कवर्स 2/3 पार्ट। हाउ मच पार्ट? 2/3 पार्ट। सो हम आवर अर्थ इज कवर्ड 3/4 पार्ट अर्थ सरफेस, और हमें जो है कई प्रकार के जो है रिच प्लांट्स, एनिमल लाइफ, हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। वाटर कैन बी यूज बाय द ह्यूमन बींग्स ऑल्सो फॉर देयर डेली नीड्स। ज़रूरत आवश्यकताओं के अनुसार वो यूज़ करते हैं, खेती में भी यूज़ करते हैं, उनकी इंडस्ट्रीज, कारखानों में भी, और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, एंड फॉर द जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। विदाउट वाटर, यानी कि बिना पानी के फूड चेन इज़ नॉट पॉसिबल, यानी कि जो फूड जो प्रक्रिया है, भोजन जो प्रक्रिया है, वो बिल्कुल भी संभव नहीं है। ये डिस्टर्ब करता है हमारे पूरे इकोसिस्टम को, यानी हमारे पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को। प्लांट जो है उन्हें आवश्यकता होती है पानी की जब भी उन्हें बढ़ना होता है, और उनकी जो लाइफ लाइन्स है, उनका जो सर्वाइवल है, और हमारे मनुष्य का भी सर्वाइवल कौन है, ये वाटर ही है, ह्यूमन बींग्स, है ना। अच्छा, वाटर जो है प्रेजेंट होता है आपके ओशन में इन सलाइन फॉर्म, यानी कि नमक के रूप में, खारे पानी के रूप में। और ये जो है बिल्कुल भी फिट नहीं है ह्यूमन कंजप्शन के लिए, यानी कि मनुष्य बिल्कुल भी इसे क्या नहीं कर सकता है, कंज्यूम नहीं कर सकता है, इसका उपयोग नहीं कर सकता है। फ्रेश वाटर जो है आपके अर्थ पर लगभग 2.7 ही है। हाउ मच? 2.7% ही अर्थ पर पानी पीने योग्य है, जिसमें जो नियरली जो 70% जो पानी है वो आपके जो है इन दिस फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स, आइस शीट, ग्रीनलैंड, इन अंटार्कटिका एंड माउंटेन रीजन्स के अंदर आपके लोकेटेड है इन असेसिबली तरीके से, ठीक है। ओनली जो 1% जो फ्रेश वाटर है, ओनली 1% जो फ्रेश वाटर है वो अवेलेबल है ह्यूमन कंजप्शन के लिए। क्योंकि ये जो है कौन से फॉर्म में है, आपके ग्राउंड वाटर में भी हो सकता है, लेक के अंदर है, रिवर के अंदर, डैम, वाटर वेपराइजेशन के थ्रू ऑलमोस्ट जो सारा पानी है वो एटमॉस्फेयर के अंदर आपके मिल ही जाता है, हमें प्रकृति नेचुरल तरीके से मिल जाता है। वाटर जो है अर्थ सरफेस पे कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। पानी ना तो ज़्यादा घटता है, हम या तो इसको बढ़ोतरी भी नहीं कर सकते, और इसकी कमी भी नहीं कर सकते। इसकी जो क्वांटिटी है वो सेम ही रहती है अर्थ पर। अब ये जो है कंटिन्यूसली प्रोग्रेस होता है, कंटिन्यूसली मूवमेंट चलता है अर्थ टू एयर एंड बैक टू द अर्थ, है ना। ये जो फ्री मूवमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है कंटिन्यूस प्रोसेस की तरह। अब ये प्रोसेस कौन सा है, जिसे हम वाटर साइकिल के नाम से जानते हैं। सबसे पहले इवेपोरेट होगा। गर्मियों के समय आप जब भी देखते होंगे कि गर्मियों में जो तालाब हैं, हमारी जो झीलें वगैरह हैं, है ना, है ना, तो वो क्या है, सूख जाती है धीरे धीरे। जो पानी है वो भाप के, जब पानी गर्म होता है, आपने देखा होगा जब हम पानी को बॉईल करते हैं, वाटर बॉइलिंग करते हैं, एक सेकेंड, तो जब हम पानी को बॉईल करते हैं तो बॉईल करते समय उसमें भाप बनती है। जब आप उसके ऊपर प्लेट रख देते हो तो आपको पानी की कुछ बूंदें आपको प्लेट के नीचे दिखाई देती होंगी, है ना। या यदि आप जो है, जो पानी है, जब हम ज़्यादा लंबे समय तक यदि पानी को क्या करते हैं, बॉईल करते हैं, तो पानी जो है जितना पहले लिया था उसके मुकाबले जो है पानी हमें कम दिखाई देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो इवेपोरेट हो जाता है, भाप के रूप में उड़ जाता है, वाष्प के रूप में आपके उड़ जाता है। अब ये क्या होगा, अब ये क्या होगा,
आपके जो है ये इवेपोरेट होकर के, आई एम सॉरी, एक सेकेंड, ये जो पानी है वो क्या होगा हमारे, इवेपोरेट होकर के आपके बिल्कुल, यस, इवेपोरेट होकर के फिर कंडेंसेशन यानी कि आपके संघनन हो जाता है बादलों के अंदर जा कर के, बादलों के अंदर कंडेंसेशन वहाँ पर जमाव टिका लेता है, फिर ये प्रेसिपिटेशन हो जाता है, फिर जम जाता है अच्छे से, फिर वापस जब भी हमारा ऋतु आता है तब हम जो है वो वापस से रन ऑफ हो जाता है, यानी कि वापस से आपके जो पानी जो जमा हुआ था, संघनन आपके भाप के रूप में जो बादलों के अंदर इकट्ठा हो गया था, वो वापस से जम करके वापस से नीचे आ जाता है। अब इस एंटायर प्रोसेस को हम वाटर साइकिल के नाम से जानते हैं। वाटर जो है यूज़ किया जाता है ह्यूमन बींग्स के द्वारा। अब ये मनुष्य के द्वारा ही नहीं, बल्कि चूँकि आप तो सभी जानते हैं कि मनुष्य ही केवल आपके वाटर का यूज़ नहीं करते हैं, हम जो है हमारी बेसिक जो एमिनिटीज़, बेसिक जो आपके डेली रूटीन्स के जो वर्क है ना, आपके जो है कपड़े धोने के अलावा हम लोग जो है पानी वगैरह देते हैं अपने प्लांट्स को। आप बात कर सकते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, और हम थ्रू रिसर्वर्स ऑफ द ड्रेन, जिनके द्वारा जो बांध बने हुए होते हैं, रिसीवर्स, जहाँ पर पानी को इकट्ठा किया जाता है काफ़ी अधिक अमाउंट में। अब आप जानते हैं कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, फूड की भी जो मांग है वो लगातार बढ़ती जा रही है, कैश जो क्रॉप्स हैं, आपके जो नगदी जो फसलें हैं, उनका भी बड़ा उतार चढ़ाव है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा फसल जो है उगानी पड़ती है, क्योंकि हमारे पॉपुलेशन ज़्यादा है तो खाना भी ज़्यादा उगाना पड़ेगा ना, टिम्बर, लकड़ियाँ वगैरह, ये सब धीरे 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 राइजिंग हो रही है ना। क्योंकि हम देखो, हम समय के साथ जैसे जैसे हमारा गाँवों का शहरीकरण हो रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, मॉडर्निटी आ रही है, वैसे वैसे हमें इम्प्रूवमेंट आ रहा है, हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है हमारे लाइफ के अंदर। अब चूँकि हम जानते हैं कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, तो आने वाले समय में जो सप्लाई ऑफ जो वाटर है वो लगातार इसकी जो है कमी बन सकती, शॉर्टेज हो सकती है। अब यहाँ पर हो सकता है सूखा बढ़ जाए, या हम पानी को किसी अन्य तरीके से पॉल्यूटेट कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं, है ना। तो हमें इस तरह से हमारी बेवकूफ़ी, इन छोटी छोटी बेवकूफ़ियों को नहीं करना है, हालांकि ये बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक बन जाएंगी इन फ्यूचर, क्योंकि हमारे पास जो है ना पीने के लिए पानी होगा, ना खाने के लिए कुछ, तो इनके जो दाम हैं, इनके जो प्राइसेस हैं, वो क्या हो जाएंगे बच्चों, बढ़ जाएंगे, और हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, समझ रहे हैं। अच्छा, प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, देखो क्या क्या समस्याएं देखने को मिलती है हमारे पूरे, मैं नहीं कह रही कि भारत के अंदर ही है, पूरे वर्ल्ड के अंदर हम बात कर रहे हैं, तो मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के अलग अलग हिस्सों के अंदर फेसिंग ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ वाटर शॉर्टेज, पानी की कमी की जो समस्या है वो देखी गई है। अब मेन जो फैक्टर है वो उसका क्या है, अनइवन तरीके से तो रेनफॉलिंग होता है, यानी वर्षा जो है अलग अलग तरीके, कहीं पर ज़्यादा होती है तो कहीं पर कम होती है हर साल थ्रू आउट द ईयर, पर कुछ एरियाज़ के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा हैवी रेनफॉलिंग होती है, वहीं कुछ एरियाज़ में जो है कम बारिश होती है, स्कैंटी, लो बात कर सकते हैं। अब इसी वजह से ड्यू टू दिस वन रीज़न सम एरियाज़ फेस द प्रॉब्लम ऑफ फ्लड। अब कहीं पर इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि वहाँ पर लोगों को बाढ़ की जो समस्या है उसका सामना करना पड़ रहा है, और कहीं पर बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है, वहाँ पर सूखा पड़ रहा है, अकाल पड़ रहा है। लाइक लार्ज पार्ट ऑफ साउथ एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ वेस्ट, मेक्सिको, a part of South America, and entire Australia face of the shortage of fresh water supply। तो जो साफ जो पानी है, जो प्योर वाटर की जो सप्लाईज हैं, उसकी शॉर्टेज हो गई है, कहाँ कहाँ पर, साउथ एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ वेस्ट, मेक्सिको, साउथ पार्ट ऑफ अमेरिका, एंड देयर सो मेनी एरियाज और एन कॉन्टिनेंट और एन, ओके। तो हमें कौन कौन से मेन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए, पहला, rise of population has lead to the increased demand for water mainly for industry, agriculture and domestic purpose। यानी कि पॉपुलेशन का इतना ज़्यादा बढ़ना, तो ये सबसे ज़्यादा डिमांड कर रहा है किसकी, वाटर सप्लाइज की। हमारे कारखानों में भी आपको क्या चाहिए, आपके
पानी चाहिए, कृषि में भी पानी चाहिए, घरेलू जो पर्पस है, घरेलू से मतलब खाना बनाते हैं पानी पीने योग्य, और अ, आप बात कर सकते हैं गाड़ियों को साफ़ करने के लिए, अपने घरों को साफ़ करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। दूसरा, ग्राउंड वाटर कैन बी यूज बाय द ह्यूमन बींग्स, जो ज़मीन के अंदर जो इकट्ठा जो पानी है उसको भी यूज़ किया जा सकता है। बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमारी ज़मीनों के अंदर लगातार अच्छी फसल को उगाने के लिए, अच्छी किस्म पैदावार करने के लिए हम जो है लगातार उनमें जो है केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए क्या है, अनफिट है कोई भी चीज़ खाने के लिए। ठीक है, यदि आप कोई भी फसल उगा रहे हो, हालांकि उत्पादन अच्छा हो रहा है, आपने प्रोडक्ट भी काफ़ी ज़्यादा बना लिया है, प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा हो गया है, लेकिन यदि वो चीज़ें ज़्यादा दवाइयों से बनी हुई होगी तो मनुष्य उसे नहीं खा सकता, नहीं खा सकता है ना। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर देखिए थर्ड पॉइंट, रिवर एंड लेक आर कंटामिनेटेड ड्यू टू डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड सीवेज एंड डंपिंग ऑफ वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड हाउस होल्ड गार्बेज। पहले फैक्ट फाइल देख लेते हैं। देखिए क्या हो रहा है कि अमरेली कोई सिटी है इन सौराष्ट्र रीजन, सौराष्ट्र महाराष्ट्र है ना, रीजन के अंदर लगभग पॉपुलेशन 1.25 लाख है बच्चों, और ये पूरी जो एंटायर जो पॉपुलेशन है वो डिपेंडेबल है ऑन परचेसिंग वाटर। आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा आपकी जो है स्कार्सिटी, कितनी ज़्यादा लैक ऑफ वाटर की जो है हमें कमी देखने को मिल रही है। नियर फ्रॉम तालुकास, ये तालुकदार होते हैं। ठीक है, अच्छा ये चीज़ देखो, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट ऑन एन एवरेज वन स्पेल ऑफ रेन फॉर 2 आवर इज इनफ टू सेव 8,000 लीटर ऑफ वाटर। यदि एक बार जो पहली पहली जो बारिश होती है, वन स्पेल, एक बार यदि बारिश हो जाए तो 2 घंटे के अंदर अंदर 8,000 से भी ज़्यादा लीटर पानी को कलेक्ट किया जा सकता है। इंडिया जो है हार्वेस्ट वाटर सिंस विच वन 10th सेंचुरी से हम लोग पानी को संरक्षित कर रहे हैं। 11वीं शताब्दी के अंदर लार्जेस्ट रेन वाटर टैंक जो है क्रिएट किए गए थे हमारे चोला किंग के द्वारा, चोला साम्राज्य के द्वारा, लगभग 1 किलोमीटर लॉन्ग। अब आप समझ सकते हैं, हम 7th क्लास में पढ़ते हैं कि हमारे जो चोला एडमिनिस्ट्रेशन है, चोला जो साम्राज्य है, राजा राजा फर्स्ट है ना, तो उन्होंने जो है वेल बनाए, डैम बनाए, है ना, आपके रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को इम्प्लांट किया, जहाँ पर इन्होंने बड़े बड़े डैम्स बना करके पानी, जो वर्षा का जो पानी है इसको संग्रहित किया, लोगों के लिए कुएं खुदवाए, बड़ा ही नाम था, नामचीन नाम है। अच्छा, तो हम यहाँ पर देखिए कि जो झीलें हैं, नदी है, लगातार क्या हो रही है, कंटामिनेटेड हो रही है, प्रदूषित हो रही है। हम जो है अनट्रीटेड सीवेज डाल रहे हैं, डंपिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट डाल रहे हैं, हाउस होल्डिंग गार्बेज, हमारे घरों का कचरा, सब कुछ डाल रहे हैं। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन रेनफॉलिंग की वजह से अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स के अंदर आपके प्रिसिपिटेशन होता है, क्योंकि आपकी जो भाप बनती है वो बादलों के अंदर बनती है, और आपको पता है बादल तैरते हैं, क्लाउड्स आर स्विमिंग, है ना, फ्लोट करते हैं ना, तो एक जगह से दूसरे स्थान पर आपने मूव करते हुए भी देखा होगा। दिस वॉज वेरी अमेजिंग एंड एन इंटरेस्टिंग थिंग। जब हम छोटे थे तब हम देखते थे कि यार बादल यार यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, देखो ये वाला जो ब्लैक जो आपके क्लाउड है वो यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, तो उन्हें देख करके खुश हुआ करते थे। जब कभी मौसम चेंज होता था, बिजली कड़क रही है या मौसम काले घने बादल हो रहे हैं भयंकर, तो वो भी एक अलग ही नज़ारा था। और उस समय जो सूरज, जो डूबता हुआ जो सूरज है, आप देखना कितना खूबसूरत लगता है, एकदम ऑरेंज, एकदम अलग अलग तरह के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखाई देते हैं, मानो कोई ड्राइंग की हुई है। मतलब ऐसे कोई कलाकार हो ना, कोई चित्रकारी करने वाला, तो वो तो काफ़ी कमाल की ड्राइंग कर सकता है, बस उसको सामने रखने की ज़रूरत है एक पोर्ट्रेट बनाने की। अच्छा, तो अलग अलग तरह पे डिफरेंट डिफरेंट आपको एरियाज़ के अंदर देखने को मिल जाता है। अब देखिए यहाँ पर, वेस्टेज एंड केयरलेस यूज ऑफ वाटर बाय ह्यूमन बींग्स हैज़ लीड टू शॉर्टेज ऑफ वाटर थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरे संसार के अंदर हम ह्यूमन बींग्स के द्वारा जो ये केयरलेस तरीके से, असावधानी पूर्वक तरीके से हम जो पानी को वेस्ट कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं पानी का इतना एक्सेसिव मात्रा में, तो आने वाले समय में पानी की बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी, कमी हो जाएगी। मैनेजमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर सोर्सेस, पहला रिसाइकलिंग,
रिसाइकलिंग में हम क्या करते हैं, यूज वाटर कैन बी रिसाइकल, उसको अपन रिसाइकल कर सकते हैं, पुनः निर्माण, पुनः यूज़ कर सकते हैं उसे विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। किस तरह से, हम जो पॉल्यूटेड वाटर है उसको ट्रीट किया जा सकता है बिफोर ड्रेनिंग इनटू रिवर्स। रिवर्स के अंदर डालने से पहले हम उस वाटर को क्या करें, जो गंदा पानी है उसको सही कर दें। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये मोस्ट एफिशिएंट और कॉमनली आपके मेथड यूज़ है, जिसमें हम पानी को, वर्षा ऋतु का जो पानी है वो क्या है, कलेक्ट करते हैं। नॉर्मली ये आपके कहाँ कलेक्ट किया जाता है, तो ये जो रेन जो वाटर है वो आपके रेन वाटर जो है गेट जो है वेस्ट ना हो जाए, और जो ये पानी है जब वो आपके डाउन टू द ड्रेन, डाउन द ड्रेन यानी कि जब नीचे आपके जो है, देखो इस तरह से, कैन यू सी दैट, देखिए इस तरह से घर बना हुआ है आपके, इस तरह से स्लोप बनी हुई है। इन घरों से पानी जब रन ऑफ, बारिश का जो पानी है जब रन ऑफ करके आता है, तो इन पाइप के थ्रू ये पानी जो है यहाँ पर स्टोर हो जाता है। जब हमें ज़रूरत लगती है तो हम इस पानी का यूज़ कर लेते हैं। तो हम जो है ह्यूज जो है अंडरग्राउंड टैंक्स बना लेते हैं, जिससे हम पानी को स्टोर कर पाएँ, जब भी हमें आवश्यकता होती है तो हम उसका यूज़ कर पाते हैं। एफॉरेस्टेशन के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा हम फॉरेस्ट को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, जिससे हमारी वाटर जो इकॉनमी है वो भी बढ़ेगी। हमारे जो है, जो रिस्क, जो फ्लड है, बाढ़ की जो रिस्क होते हैं अलग अलग, उनको भी कम किया जा सकता है। फॉरेस्ट और जो वेजिटेशन है, यानी कि जो वन और जो वनस्पति है, वो बाइंड द सॉइल, यानी कि मिट्टी को जो है पकड़ने का काम करती है ना। हेल्प द सॉइल इन रिटेनिंग वाटर, तो सॉइल, जब पेड़ उगेंगे तो पेड़ के नीचे क्या है, मिट्टी, और पेड़ जब बड़ा होता है धीरे धीरे, है ना, और जब पानी इसमें डालते जाते हैं तो जो पकड़ है जड़ों की वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है ना। तो हम कह सकते हैं कि आपके जो पानी है वो रिटेन करने की जो क्षमता है पेड़ की, वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। प्रॉपर इरिगेशन, अच्छे तरीके से आप क्या कीजिए, सिंचाई कीजिए। अब हम प्रॉपर जो है प्लानिंग करेंगे कि हमें इतना इतना पानी देना है हर खेत के अंदर, एक शेड्यूल तैयार करें, हमें कितना पानी देना है, कहाँ पर कितनी ज़्यादा जो है, किस क्रॉप को कितने पानी की आवश्यकता है, वो एक हमें अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने कंट्रोल के हिसाब से कितना स्प्रिंकल करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ हम पानी को बचा सकते हैं। ज़्यादा पानी दोगे तो फसल वैसे ख़राब हो जाएगी, है ना। कैनाल वगैरह को जो है लाइन अप इन ऑर्डर, मिनिमाइज द लॉसेस ऑफ वाटर बाय सीपेज, बाय वाटर सीपेज। प्रॉपर यूटिलाइजेशन कीजिए डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए। हम जो पानी को घर पे यूज़ करते हैं, इकोनॉमिकली हम चेक करें कि जो पानी वगैरह है वो लीकेज ना हुआ हो। तो आप ध्यान दें कि पानी जो है आपके लीकेज ना हुआ हो पाइप के अंदर, और जो भी हम पानी यूज़ कर रहे हैं वाटर एट होम, तो हम रीयूज़ करके करें। जैसे हम जो आरओ का जो वेस्ट वाटर है ना, from watering the plants, using a bucket of water for washing your car instead of hose, है ना। हम कई तरीके से जो है पानी को यूज़ कर सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं हमारे वाटर रिसोर्सेज को एट होम विद इकोनॉमी। ओके, क्विज टाइम। आपको देखना है कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम हमारी लैंड को बचा सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। दो फिलिंग द ब्लैंक्स है। टॉप मोस्ट लेयर जो अर्थ की सरफेस है वो क्या कहलाती है, और ये जो प्रोसेस है कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर, इवेपोराइजेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन, इस साइकिल को क्या बोलता है, आपको अच्छे से पता है। सॉइल कंजर्वेशन के तरीके क्या क्या होते हैं हमने पढ़े थे। ओके, आई होप आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, मुझे नहीं लगता है। अच्छा, नेचुरल वेजिटेशन एज अ रिसोर्सेज, तो क्या काम है। हम जानते हैं कि हम लोग अलग अलग प्रकार के पौधे वगैरह देखते हैं, वनस्पति देखते हैं नेचुरली, जो कि हमारे चारों ओर आसपास जो है उगे हुए रहते हैं। They're naturally grown with around us. We can see in front of bird, meadows, and in the form of forest, grassland, scrub in various form. हम झाड़ियों के रूप में देखते हैं, वन देखते हैं, घास के रूप में देखते हैं, हर्ब्स औषधियों के रूप में देखते हैं, कई कुछ पेड़ के रूप में देखते हैं। तो ये हमें बल्कि लकड़ी ही नहीं, टिम्बर ही नहीं, बल्कि बहुत अलग अलग तरीके से यूज़फुल है हमारे लिए, अलग अलग तरीके से। न्यूमरस का मतलब मैनी। तो ये हमें प्रोडक्ट्स भी देते हैं, एस्थेटिक ब्यूटी, हमारी जो सुंदरता को बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स भी देते हैं। ऑफ कोर्स प्लांट जो है और जो ट्रीज़ हैं वो प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन हमारे, जब भी हमें आवश्यकता हो। जब हम ब्रीथ लेते हैं तो हम जो है O2 लेते हैं, एंड सेम प्रोसेस आपको पता है, उल्टा हम लोग O2 लेते हैं, वो CO2 लेते हैं, है ना। अच्छा,
ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारी सॉइल को, हमें छाया देते हैं, अंडरग्राउंड जो है वाटर हम स्टोर कर सकते हैं, हमें बहुत सारी आवश्यकताएं हमारी कंप्लीट करते हैं। अब नेचुरली जो है डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है आपके वेजिटेशंस का, तो हम देखते हैं कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से प्लांट्स की ग्रोथ होती है। अब ये मेनली डिपेंडेंट होता है ऑन देयर लैंड, टेम्परेचर एंड मॉइस्चराइजेशन, है ना, कितनी नमी है, कितना तापमान है, और कितना कैसी ज़मीन है, किस प्रकार का मिट्टी है। तो अलग अलग फैक्टर्स टाइप ऑफ वेजिटेशन देखेंगे। पहला फॉरेस्ट। फॉरेस्ट कहीं जगहों पर क्या होती है, हैवी रेनफॉलिंग होती है, तो अलग अलग टाइप के आपको ट्रीज देखने को मिल जाते हैं। ग्रासलैंड, घास, ये आपके ऐसे एरियाज जहाँ पर बिल्कुल भी आपके क्या है, मॉडरेट रेनफॉलिंग होती है, एवरेज। स्क्रब, ये झाड़ियाँ हैं जहाँ पर बिल्कुल रेनफॉलिंग होती है, कम रेनफॉलिंग होती है, और थ्रोनी कटीली झाड़ियाँ होती है यहाँ पर। और टुंड्रास क्या होती हैं, ये बिल्कुल आपके कोल्ड पोलर रीजन होते हैं, यानी कि ठंडे ध्रुवीय प्रदेश। अब आप बात कर सकते हैं, हमने फ्रिजिड जोन, टेम्परेट जोन और टॉरिड जोन पढ़ा था। तो फ्रिजिड जोन कहाँ था, जो आपके पोल्स पर था, नॉर्थ एंड साउथ पोल पे। तो ऐसे इलाके जहाँ पर बिल्कुल एकदम कैसा इलाका है, ठंडा प्रदेश है, ध्रुवीय प्रदेश है, तो वहाँ पर क्या पाए जाएंगे आपके मॉसेस और लीचन, लाइकेन, और आपके ये लाइकेन और उसके सहजीवी पाए जाते हैं, है ना। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशंस। देखिए जैसे जैसे जो प्लांट्स है, पॉपुलेशन है, उनकी सबकी ग्रोथ हो रही है ना, पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है, उनकी डिमांड भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इन लार्ज एरिया फॉरेस्ट कवरिंग हैव बीन क्लियर्ड। जितने भी एरियाज़ के अंदर ज़्यादा फॉरेस्ट रहते हैं तो हम उनको लगातार काटते हुए जा रहे हैं। अब हमें जो है, इट्स वेरी अर्जेंट कि हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू बी कंजर्व अवर वेजिटेशंस एंड नेचुरल रिसोर्सेज, दे आर वेरी वैल्यूएबल फॉर अस, and there's many ways we can apply it and we can conserve our natural vegetation. There is a first one, it was in reducing soil erosion. हम ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी का अपरदन ना हो, हम कम करें, ठीक है। दूसरा, हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाएं। तीसरा, हम ज़्यादा से ज़्यादा जो नेटिव प्लांट्स फॉर लैंडस्केपिंग, यानी कि उस एरिया के, उस तापमान के अकॉर्डिंग, उस मॉइस्चराइजेशन के अकॉर्डिंग जिस भी प्रकार की वनस्पति वहाँ पर सूटेबल है उगने के लिए, उसी को ही उगाएं। ये नहीं है कि आपके उस एनवायरनमेंट के थ्रू आपके वो पौधा उग ही नहीं रहा है, आपके वो वैसा एनवायरनमेंट ही नहीं मिल रहा, और आप उस प्लांट को ज़बरदस्ती उगाने की कोशिश कर रहे हो, तो इट वुड बी नेवर ग्रोथ, वहाँ पर आपके बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। नेटिव प्लांट्स को उसी देश के आपके हों वो प्लांट्स, आप ये कोशिश, और क्या कोशिश करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें कि हम लोग जो है, ये आपके जंगलों के अंदर आग लग जाती है तो उसको बिल्कुल रोकने की कोशिश करें, नियंत्रण करने की कोशिश करें। पांचवा है, हम ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल पार्क्स लगाएं, राष्ट्रीय उद्यान, बायोस्फीयर यानी कि जैव आपके उद्योग जैव आपके रिजर्व्स लगाएं, और साथ ही साथ हम प्रोटेक्ट करें हमारी वनस्पतियों को, हमारे पेड़ पौधों को। हम ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्व करें हमारी झीलों को, क्रीक्स, वेटलैंड, एंड दे आर वेरी प्रेसिशियस रिसोर्सेज फॉर फ्रॉम डिप्लेटेशन, यानी कि यदि हमें हमारी एनवायरनमेंट को बचाना है, तो यदि हमारे वनस्पतियों को, वनों को डिप्लीट होने से, उनका सर्वनाश होने से यदि हमें बचाना है, तो हमें कंजर्व करना पड़ेगा, हमें सुरक्षा करनी पड़ेगी लैक, क्रीक्स एंड वेटलैंड्स की। दूसरा, आपके अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो कि सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, सोसाइटी के द्वारा चलाए जाते हैं, तो हम लोग जो है, हमने सरकार ने आपके 21 मार्च को जो है, आपके 21 को जो है आपके वन महोत्सव मनाया जाता है, राइट। तो ये एनकरेज करता है, हर अलग अलग लेवल्स पे, हर अलग अलग स्टेप पे लोगों को एनकरेज करता है, उनमें उत्साह जगाता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करने चाहिए। द नेक्स्ट वन, हमें कंजर्व करना है हमारी नेचुरल वेजिटेशंस को, जो कि हमारे जो हैबिट मेंटेन करे, जो लोग आसपास रह रहे हैं, जिनके घर बने हुए हैं, बिल्डिंग बने हुए हैं, हमारे वाइल्ड लाइफ यानी कि जो जंगली जीव रह रहे हैं, उनके लिए भी इतना ही आवश्यक है, जितना मनुष्य के लिए आवश्यकता है उतना ही जीव जानवरों के लिए, क्योंकि सांस दोनों ही ले रहे। यदि पूरे ही जंगल साफ हो जाएंगे तो हमें सांस लेने में दिक्कत होगी, हमारे श्वसन से संबंधित सारी बीमारियां उत्पन्न होंगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे ढंग से काम नहीं करेगा, है ना। ओके, वाइल्ड लाइफ एज अ रिसोर्स किस तरह से है, वन्य जीव जो है किस तरह का रिसोर्स है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें ह्यूजली, बहुत अधिक मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में आप बात कर सकते हैं, डाइवर्सिफिकेशन आपको देखने को मिलता है एनिमल्स के। अब एनिमल्स पूरे ईयर के अंदर, पूरे अर्थ के अंदर आपके अलग अलग टाइप के जो है जीव जानवर पाए जाते हैं। अब इनको क्लासिफाइड किया गया है वाइल्ड लाइफ के अंदर। अब एक है आपके वाइल्ड लाइफ, दूसरा है आपके डोमेस्टिक,
जो घरेलू आपके पेट एनिमल्स होते हैं वैसे। तो कुछ एनिमल्स होते हैं जो डोमेस्टिकेटेड होते हैं, इंसानों के द्वारा पाले जाते हैं उनके घरों के अंदर। अब वो अपने अपने बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग उनको पालते हैं, है ना। वहीं अगर हम वाइल्ड लाइफ की बात करें, जंगली जानवरों की, तो ये जो एनिमल्स होते हैं वो यूज़ नहीं किए जाते हैं डायरेक्टली ह्यूमन बींग्स, उनके प्रॉफिट के लिए काम नहीं आते। ये पृथ्वी पर एग्जिस्ट करते हैं, लैंड पर अलग अलग बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए जाते हैं, अलग अलग आपके सेंचुरीज बनाई जाती हैं जिनके अंदर इनके पास एयर वाटर सब चीज़ की अवेलेबिलिटी होती है। कई भिन्न भिन्न प्रकार के आपके जीव जानवर वहाँ पर मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है वाइल्ड लाइफ का हमारे वही वेरियस देयर इज वेरियस फॉर्म ऑफ वाइल्ड लाइफ आर फाउंड इन ऑल इकोसिस्टम। अलग अलग प्रकार के जो है वाइल्ड लाइफ जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। अब डिफरेंट फॉर्म ऑफ वाइल्ड लाइफ आर फाउंड इन डिस्ट्रिक्ट एरिया, लाइक इन डेजर्ट, आपके मरुस्थल में भी होंगे, आपके जंगल में भी होंगे, आपके प्लेन समतल भाग में भी होंगे जहाँ पर मनुष्य सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है। आपके स्नो कवर्ड रीजन्स के अंदर जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है वहाँ पर भी आपके होंगे। अच्छा, ये सारे जो एनिमल्स होते हैं वो प्रिफर्ड एरिया ऑफ हैबिटेशन, अपने आवास के अनुकूलन जो है ये उन स्थानों पर आपको वो उस जगह पर सरवाइव कर पाए, ऐसे ही वातावरण के अंदर इनको प्रिफर किया जाता है, रखा जाता है। तो दे हैव अडेप्ट देमसेल्फ टू सर्वाइविंग इन द जोग्राफिकल कंडीशन ऑफ पर्टिकुलर रीजन, है ना। अच्छा, एनिमल्स जो हैं अडॉप्ट करते हैं हैबिटाट एंड मोस्ट सुटेबल फॉर देम। अब कुछ एरियाज जो होते हैं ऑक्यूपाइड कर लिए जाते हैं मनुष्य के द्वारा। अब धीरे धीरे जो है प्रिजर्व कर रहे हैं हम हमारी नेचुरल हेरिटेज को, हमारी जो प्राकृतिक जो विरासतें हैं वाइल्ड लाइफ, उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के द्वारा डेवलप किया जा रहा है एक सेफ एनवायरनमेंट, ताकि हम जो जंगली जीव है जो अब ख़त्म हो जाएंगे या आने वाले फ्यूचर में हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है उन जिन जानवरों की, फॉरेस्ट्स की, तो हमें उनको बचाना है। ठीक है, तो उन्होंने वेरियस स्टेप्स उठाए हैं। अब कई तरह के एफर्ट किए जाते हैं, हम प्रिजर्व कर रहे हैं प्लांट्स को, एनिमल्स को, और उन जो जीव जानवर है, जो वन है, जो वनस्पति है, इनको एक्सटिंक्ट यानी कि जो ख़त्म ना हो जाए उनको हम बचा रहे हैं कि ऐसी स्थिति हमारे पास पैदा ना हो कि वो सभी जो जातियाँ हैं वो विलुप्त ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए। तो लगभग 11,000 जो स्पीशीज़ है वो तो एनिमल की है, जो कि डिक्लेयर्ड की गई है किसमें, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के अंदर। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इंडेंजर्ड स्पीशीज़। ये क्या होता है, एंडेंजर्ड का मतलब है आपकी ऐसे स्पीशीज़ जो कि आपके संकटकालीन ग्रस्त यानी कि बिल्कुल विलुप्त होने की कगार में है, आप बात कर सकते हैं कि संकट आ चुका है। 11,000 से भी ज़्यादा प्रजातियों को, एनिमल्स की प्रजातियों को बोल दिया गया है कि ये तो अब क्या है भाई, खतरे में आ चुकी हैं। अब देखिए, जो नो इट इज़ बिलीव्ड बाय सम scientists that the main reason for the species of animals become extinct is global warming, यानी जीव जानवरों का लगातार ख़त्म होना मेन कारण, मेन समस्या बताया जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, है ना। और एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है जो कि क्या कॉन्स्टिट्यूटिंग कर रही है, लगातार एक लिस्ट तैयार की है, उन्होंने एक सूची तैयार की है जिसमें उन्होंने डिक्लेयर किया है एंडेंजर्ड एनिमल्स को, संकटकालीन ग्रस्त जानवरों को जो अब ख़त्म होने की कगार पर है। जैसे क्या बोला गया है, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन सी फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, है ना। ये आपके मिला फाउंडेड हुआ था इन 1948 में, ध्यान दीजिए। ओके, इम्पॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ तो क्या है हमारे जीवन के अंदर, इन अवर लाइफ देयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ अ वाइल्ड लाइफ, because wildlife is balancing the ecological side or a biological process which is very important for ourselves. Biosphere, plants, animal, human being, microorganism, insect, they are interacting with each other, and when they are interacting with each other and they have to be sustained, है ना, और they enhance our human life. इकोलॉजिकल जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि हम जो है we are doing the agriculture, fishing, and there's so many things we can done in our to supporting our life. There's so many biological process where wildlife also important play role. Like if you say that pollination, there is another one, disposal, germination, soil generation, pest control, habitat maintenance. अच्छा, मैं इनका सबका मतलब बता देती हूँ, देखिए एक सेकेंड।
हमारे जीवन के अंदर जो वाइल्ड लाइफ है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, इकोलॉजिकली, पारिस्थितिकी रूप से भी, आर्थिक रूप से भी और जैविक रूप से भी। अब बायोस्फीयर जो आपके जैव जो आप बात कर सकते हैं, जो जैविक जो क्षेत्र हैं, जो हमारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सूक्ष्मजीवी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये सब एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट है, इंटरेक्ट करते हैं, अंतर्जीवी हैं। तो इन सभी को क्या है, सस्टेन रहना है, बचे हुए रहना है, तभी तो हमारी जो ह्यूमन लाइफ है वो जीवित रह पाएगी, इन्हेंस हो पाएगी, हम हमारा अस्तित्व रख पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे इस वर्ल्ड के अंदर। तो इकोलॉजिकल प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम जो है एग्रीकल्चर करते हैं, फॉरेस्ट्री, फिशरी और भी अलग अलग चीज़ें करते हैं। अब जो है बायोलॉजिकल प्रोसेस की जाती है, जहाँ पर वाइल्ड लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, जैसे पॉलिनेशन, संकरण करना, सीड डिस्पोजल, हम बीज जो है ऐसे फेंकते हैं और बीज वगैरह बोने का काम, तभी तो पौधा उगता है। जर्मिनेशन, ठीक है, सॉइल जनरेशन, पेस्ट कंट्रोल, है ना, जो आपके कीटनाशक वगैरह होते हैं, है ना, एक पौधे को बचाने के लिए जब हमारी फसल तैयार हो जाती है, पौधा उग जाता है, तो किसी अलग प्रकार का आपका यदि कीड़ा लग जाता है तो हम पेस्ट कंट्रोल, कीटनाशकों से जो है उनका जो कीटनाशक जो दवाइयाँ होती हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, तो उनसे हम क्या करते हैं, उन जीवों को मार देते हैं ताकि हमारी फसल ख़राब ना हो। हैबिटेट मेंटेनेंस, लोग रह रहे हैं जहाँ पर, उनको भी मेंटेन करना आवश्यक है भाई, आवास के लिए। इकोसिस्टम देखिए, इकोसिस्टम क्या है भाई, पारिस्थितिकी तंत्र। तो ये एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है बिटवीन लिविंग रिसोर्सेज और रेजिडेंट एरियाज, ठीक है, जहाँ पर लोग रहते हैं। अब ये आपके अलग अलग फॉर्म्स के अंदर है, इंक्लूडिंग फॉर्म, व्हाट वाज द इंक्लूडिंग एन फॉर्म, तो देयर वाज एन प्लांट, एनिमल, बर्ड, फिश, माइक्रोऑर्गेनिज्म, तो सो मेनी थिंग्स। सो पीपल एंड नॉन लिविंग रिसोर्सेज, एंड नॉन लिविंग रिसोर्सेज में आप क्या आ जाएंगे, एयर, वाटर, सॉइल, है ना। अब ये जो लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, इंटर रिलेटेड भी हैं, एक दूसरे के ऊपर ही रिलेट करते हैं। तो अगर इनमें से एक भी गायब हो जाए तो सबके ऊपर क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। यदि जंगली जीव गायब हो जाए तो मनुष्य के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, मनुष्य गायब हो जाए, है ना, तो इनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम, वो सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर करता है। कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, हम किस तरह से बचा सकते हैं, तो फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट फॉर लाइफ एंड दे हेल्प मेंटेनिंग द इकोसिस्टम। कई सारी जो स्पीशीज़ हैं वो क्या है, वल्नरेबल हो चुकी हैं, एंडेंजर्ड हो चुकी हैं, यानी कि ख़त्म होने की कगार पर आ चुकी हैं। तो हमारे पास जो है ऐसी स्थिति पैदा ना हो कि उनकी बिल्कुल ही विलुप्त हो जाएं आपकी प्रजातियां। तो हम क्या कर रहे हैं, वेरियस जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है या जो नेचुरल फैक्टर्स हैं वो एक्सेलरेट कर रहे हैं, ताकि ऐसे प्रोसेस के अंदर लाया जाए ताकि हम जो है इन प्रजातियों को ख़त्म होने के कगार पर ना पहुँचे, ठीक है। अब देखिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है, हमारे जो वाइल्ड लाइफ है वो लॉस होता जा रहा है, हम लगातार जो है हमारे जंगली जानवरों को खोते हुए जा रहे हैं। तो पहला कारण है डिफॉरेस्टेशन, दूसरा कारण है पोचिंग, यानी हम लोग शिकार कर रहे हैं और लगातार जंगलों को साफ करते हुए जा रहे हैं। कटिंग ट्रीज इज़ द मेन ऑफ द रीज़न, है ना, एंड ह्यूज जो है लॉस हो रहा है हमारे वेजिटेशन, वनस्पतियों का, वनों का, और हम हमारे जो लॉस ऑफ हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, हम जो है जंगली जीव जहाँ पर रहते हैं, जिन जंगलों के अंदर रहते हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, हम पेड़ों को काटते हुए चल रहे हैं। पोचिंग, शिकार करना, वाइल्ड लाइफ जो है आपकी बात कर सकते हैं आप, शिकार करना, ये भी बहुत ज़्यादा क्या है, इलीगल ट्रेडिंग करना, बात कर सकते हैं। जंगली जानवरों की जो है जो त्वचा है, जो स्किन है, उसको भी बेचा जाता है, उनके जो सींग हैं, हाइड, नेल्स, टीथ, हॉर्न, फेदर, उनके पंख वगैरह सब जो है इलीगल तरीके से तस्करी की जाती है, भयंकर तरीके से। मुझे बड़ा ही गुस्सा आता है उन लोगों के ऊपर, उन्हें मतलब क्या ही मिलता है, सिर्फ आप एक पैसे के लिए एक जीव जानवर की जो है हत्या कर देते हैं। और बहुत शर्म की बात है हमारे लिए। और यदि मैं आपसे बात करूँ हमारे इंडिया की, हमारे भारत की, तो आपको, जैसे हम बात करते हैं ना, जैसे फलाना जो पेपर है वो लीक हो गया, ये लीक हो गया, वो लीक हो गया, तो इसमें जो है पता है सरकार के साथ साथ हमारी आम जनता की भी गलती है, क्योंकि जो सरकार पे जो पद पे जो बैठे हैं, हम उन्हें वो अथॉरिटी दे रहे हैं कि हम वो पेपर लीक कराएं। हालांकि योगदान सभी का ही है, आम जनता का भी है, सरकार का भी है, सभी ऐसे ही कर रहे हैं, ठीक है।
तो अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो हम लोग क्यों आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? अब कोई व्यक्ति भाई कोई मामला भी है तो उसमें भी हम लोग ऐसा रहता है कि भाई 15 दिन 20 दिन वो बात चलेगी, फिर वो बात ख़त्म हो जाती है, तो हाईलाइट तो रहेगी उस समय लेकिन फिर वो बंद हो जाती है। ऐसा क्यों करते हैं हम? क्या मिल जाएगा? हमारा सरकार, हमारा समय, हमारा पैसा, हमारी एनर्जी, सब कुछ वेस्ट हो रहा है, टोटली वेस्ट। यदि हमारे देश की, यदि हमें इकोनॉमी बढ़ानी है, हमें हमारा देश का विकास करना है, नॉट आपको जो है इकोनॉमिकली ही ग्रोथ नहीं करनी है, आपको मेंटली भी ग्रोथ करना है। यदि आपको पैसा कमाना है तो पैसा ऐसे नहीं कि आप तस्करी से कमाओ या ड्रग डीलिंग से कमाओ, या फिर आप बात कर सकते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग करो, या फिर आप बात कर सकते हैं कि ड्रग्स वगैरह की डीलिंग वगैरह करो। इट्स नॉट द वे हाउ यू कैन अर्न मनी वेरी ईजीली. दिस इज़ द वेरी ईजीली वे. यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योर वर्क, विद योर पैशन. आप जो भी काम कर रहे हैं ईमानदारी से कीजिए, चाहे वो काम छोटा हो चाहे वो बड़ा हो. हमें किसी जानवर की हत्या नहीं करनी है, हमें किसी प्रकार की किसी भी इलीगल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना है. यदि कोई व्यक्ति हमें दिख जाता है इस तरह से करता हुआ तो हम इन्फॉर्म कर सकते हैं. देखिए, बड़ा ही संगीन मामला है और बातचीत ना करें तो बेहतर ही है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है शिकार किया जाता है. वाइल्ड लाइफ पोचिंग इज़ मेनली डन इन कलेक्शन फॉर इलीगल ट्रेडिंग्स, एंड देयर इज़ ट्रेडिंग ऑफ स्किन, हाइड, नेल्स, टीथ, हॉर्न, फेदर. देयर सो मेनी वेज, है ना. तो यहाँ पर हम जो लॉयन है, टाइगर है, एलिफेंट, ब्लैक बर्ड, डियर, क्रोकोडाइल, राइनोसोरस, स्नो लेपर्ड एंड ऑस्ट्रिच, पिकॉक, इन सब की क्या करते हैं हम लोग? हंटिंग करते हैं, शिकार वगैरह करते हैं. अब किस तरह से हम बचा सकते हैं? देखिए, फर्स्ट वन, हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं, उनकी सुरक्षा कर सकते हैं, उन्हें संरक्षण प्रदान कर सकते हैं. राष्ट्रीय जो पार्क्स होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायो रिजर्व्स के थ्रू. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आपके 2 नंबर के क्वेश्चन के अंदर पूछ सकता है कि बताइए हम जो है ऐसे कौन कौन से, व्हाट वेरियस एफर्ट्स एंड व्हाट वेरियस स्टेप कैन वी लीड द कंजर्विंग ऑफ वाइल्ड लाइफ. तो पहला तरीका क्या है कि हमारी सरकार के द्वारा प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन किया जाता है, जो मेड और बिल्ट मेनी नेशनल पार्क्स, bird sanctuaries, wildlife sanctuaries, bioreserves, and these were established to protect not only the natural vegetations but also the wildlife. हम वनों को ही नहीं, वनस्पति को ही नहीं, बल्कि हम जीव जानवरों को भी बचा रहे हैं. याद रहेगा? ओके, वेरी गुड. सेकेंड वन, हम अलग अलग अवेयरनेस, जागरूकता के अलग अलग प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें हम जैसे कि सच एज जो फॉरेस्ट्री है डिपार्टमेंट, वन महोत्सव है, अलग अलग तरीके जो कम्युनिटी के जो त्यौहार मनाए जाते हैं वन को लेकर के, इन रूरल एरियाज़ एज वेल एज अर्बन एरियाज़. तो हम लोग उनको स्प्रेड कर रहे हैं, उस मैसेज को ला रहे हैं कि हाँ, हमें पेड़ उगाने हैं, इससे जागरूकता फैलानी है, हमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के जो है फ़ायदे होते हैं. तीसरा, स्कूल के जो चिल्ड्रन, जो बच्चे होते हैं स्कूल्स वगैरह के, इनको भी विज़िट करवाना है. नेचुरल जो कैंप्स वगैरह होते हैं जिनमें इनको बर्ड्स देखने के लिए लेकर के जाओ, आप एनिमल्स देखने के लिए लेकर के जाओ, प्रकृति देखने के लिए लेकर के जाएं भाई. फोर्थ वन, हमारी वेरियस जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर अलग अलग स्ट्रिक्ट लॉज बने हुए हैं जो कि डिक्लेयर करता है सर्टेन ट्रेड्स रिलेटेड टू स्किन. अलग अलग तरीके की जो तस्करी की जाती है, स्किन, हाइड, नेल्स, टीथ, अलग अलग तरीके की, तो उन्हें क्या दी जाएगी? वी आर गोइंग टू बी पनिशेबल देम, और इलीगल, गैर कानूनी रूप से वो तस्करी ना करें. सरकार जो है बैन कर चुकी है कि हमें जो है जो एंडेंजर्ड जो एनिमल्स हैं, जो संकटकालीन जो आपके बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, जो विलुप्त होने की कगार स्थिति पर हैं, तो उनको आप मार नहीं सकते हो, आप उनको क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं. चाहे वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो, शतुरमुर्ग हो, चाहे वो हमारा लॉयन हो, चाहे वो हमारा टाइगर हो, चाहे वो मोर हो. पांचवा, हमारे यहाँ पर CITES सिटीज़ बनाया गया है. ठीक है, तो इस सिटीज़ के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं? इस्टेब्लिश कर रहे हैं अलग अलग तरीके की लिस्ट हम बना रहे हैं जानवरों की, बर्ड्स की, जिसमें हम जो ये ट्रेडिंग की जाती है, जो तस्करी की जा रही है गैर कानूनी रूप से, इसे प्रोहिबिट किया जाए, इस पर प्रतिबंध लगाया जाए, इस पर रोक, कानूनी रूप से इसे अवैध घोषित तो कर दिया है सरकार ने, लेकिन आज भी
कई जगहों पर आपके तस्करी की जाती है। ठीक है, ओके। अब नेशनल पार्क्स क्या हैं एंड बायो रिजर्व्स क्या हैं, आपके एक एक नंबर में पूछ सकता है कि नेशनल पार्क्स क्या होता है। राष्ट्रीय जो पार्क्स हैं, तो ये नेचुरल एरियाज हैं जहाँ पर हम क्रिएट करते हैं, प्रोटेक्ट, इकोलॉजिकली इंटीग्रेटिंग, हैविंग वन मोर और मोर इकोसिस्टम फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। यानी कि हम जो है एक ऐसा इकोसिस्टम बना रहे हैं, एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बना रहे हैं, है ना, जिसमें हम क्या कर पाएँ, एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाएँ जिसमें हम प्रोटेक्ट कर पाएँ हमारे वाइल्ड लाइफ और जंगली जानवरों को, साथ ही साथ हमारे वनस्पतियों को भी, प्रेजेंट में भी एंड फ्यूचर जनरेशन के लिए भी। बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या है, हम यहाँ पर प्रोटेक्टेड एरियाज जो है सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम लिंक कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं ग्लोबल नेटवर्क के थ्रू। अब हम एक ऐसा डेमोन्स्ट्रेट एक ऐसा हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं ताकि हम जो है डेवलपमेंट के साथ साथ हम विकास के साथ साथ हम उन जंगली जानवरों को, जीव जानवरों को भी कंजर्व कर पाएँ। अब सिटीज़ क्या है, हमने पढ़ा सिटीज़ CITES, तो ये द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। अच्छा, कन्वेंशन पता है, इंटरनेशनल ट्रेडिंग पता है, एंडेंजर्ड पता है, फ्लोरा पेड़ों से, वो फूलों से संबंधित, और फोना जंगल से संबंधित, वो एनिमल से संबंधित। अब देखो, ये जो है इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि सरकार और अलग अलग कंट्रीज़ के साथ करती है। इसका मेन उद्देश्य ही ये है कि हम इंटरनेशनली ट्रेड करेंगे वेरियस वाइल्ड एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, जो कि जिनकी क्या है चेतावनी दे रखी है कि वो सरवाइव नहीं कर पा रहे, तो उनको हमें क्या रखना है, जीवित रखना है, ज़िंदा रखना है। तो एक ऐसा हेल्दी एनवायरनमेंट उनको दिया जाए, एक ऐसा नेशनल पार्क्स या बर्ड सेंचुरीज या बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाया जाए। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF, तो ये क्या है, ये एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना, अंतर्राष्ट्रीय जो है गैर सरकार जो है आपके ये संस्था है जिसमें ये वर्क किया जाता है अलग अलग इश्यूज़ के ऊपर, ताकि हम जो है जीव जानवरों को किस तरह से बचा सके, हमारे रिसोर्सेज को रिस्टोर कर सके। वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 50 लाख से भी ज़्यादा सपोर्ट कर चुकी है इन मोर देन 100 कंट्रीज़, 100 कंट्रीज से भी ज़्यादा लोगों को। अब देखिए, ये हमारे मैप दे रखा है, हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा ब्लर है, आपको दिख रहा होगा, है ना। देखिए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, चंडीगढ़, देखो अलग अलग जगह पर है। देखो, आप ध्यान से सुनते जाइए। देखिए गोबिंद सागर, सुल्तानपुर, भरतपुर, नल सरोवर, द्वारका एंड मायानी एंड सलीम अली, देयर सो मेनी। तो मैंने इसको जो है आपके विद स्टेट जो है मैंने इसको मैनेज किया है आपके एक अलग जगह पर। मैंने इसको, आप एक बार पहले यहाँ पर ना ये वर्ल्ड देख लो आप। देखो, हमने देखा कि एफॉरेस्टेशन क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन, ह्यूमस, सॉइल, वाटर साइकिल, ये सब चीज़ें पढ़ ली है ना। ओके, हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हमने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। ओके, देखिए मैंने आपके ऑलरेडी लिख दिया है बर्ड सेंचुरीज या मरीन पार्क्स। गोबिंद सागर देखिए कहाँ है, गोबिंद सागर आपके हिमाचल प्रदेश में है। सुल्तानपुर लेक ये आपके हरियाणा में है। भरतपुर बर्ड ये आपके राजस्थान भरतपुर के अंदर ही है। चिल्का जो झील है वो आपके उड़ीसा के अंदर है। मैयानी जो बर्ड है सेंचुरी है वो महाराष्ट्र में है। द्वारका जो मरीन है वो गुजरात में है। नल सरोवर गुजरात में। कुंडेनिया ये आपके राजस्थान में है सेंचुरी, और साथ ही साथ आपके रंगीनथिट्टू आपके जो है कर्नाटका में है, और साथ ही साथ आपके जो वेदांत संगल है वो यूपी में है, और पुलिकट जो है आपके आंध्र प्रदेश में है। याद रहेगा हमें। देखिए दोबारा से देख लीजिए, गोबिंद सागर, देखिए गोबिंद सागर, सुल्तानपुर हरियाणा में, भरतपुर राजस्थान, चिल्का उड़ीसा के अंदर, मैयानी महाराष्ट्र, द्वारका गुजरात, नल सरोवर गुजरात, कुडियानी राजस्थान एंड रंगनतिट्टू कर्नाटका। इसके अलावा द्वारका हमने देख लिया, नल सरोवर देख लिया, गुजरात, कुडियानी राजस्थान, रंगनतिट्टू कर्नाटका, ये वेदांत संगल यूपी में, पुलिकट आंध्र प्रदेश, रामेश्वरम तमिलनाडु, पॉइंट कल्लीमार गुजरात में, कुमकराम आपके आंध्र प्रदेश में, और सलीम अली आपके गोवा के अंदर। ठीक है,
सो गाइस मेरी तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट है आपके, एक बार ये देख लेते हैं। एफॉरेस्टेशन क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाना। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई। ह्यूमस, टॉप मोस्ट लेयर जिस पे आपके जो है बिल्कुल एकदम पानी सबसे ज़्यादा ठहरता है, रिटेन होता है। सॉइल, सॉइल आपकी एक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि फर्स्ट लेयर, टॉप मोस्ट लेयर पर कंसिस्ट करता है पूरी अर्थ पर। वाटर साइकिल, ये वाटर साइकिल एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, वाटर बॉडीज़ के थ्रू आपके एटमॉस्फेयर में कंडेंसेशन करता है, फिर वापस से फॉल बैक हो जाता है वापस से अर्थ पर। लैंडस्लाइडिंग, एक तरह की ह्यूज पीस ऑफ रॉक, जो चट्टानें हैं वो टुकड़ों के रूप में आपके बड़ी जो चट्टानों के रूप में टुकड़े होकर के आपके जो है मिट्टी के साथ स्लोप के साथ नीचे गिर जाती हैं। गाइस हमने बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं ना, सॉइल इरोजन क्या होता है, लैंडस्लाइडिंग क्या होता है, टेरेस फार्मिंग क्या होती है ना। तो देखो हमने इतना बड़ा चैप्टर पढ़ा, हमने 3 पार्ट्स के अंदर इसको कवर किया, ठीक है। अब मेन बात ये है कि यदि आप इस चैप्टर को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, अपने टीचर से भी पढ़ा होगा, क्लास टीचर से, तो मेन मकसद ये है कि आपने अपनी क्लास टीचर से भी पढ़ा होगा, आप मुझसे भी पढ़ रहे हैं, वीडियो भी देख रहे हैं। तो बात इतनी सी है बच्चों कि आप यदि पहली बार पढ़ रहे हैं तो प्रॉपर आप जो है बुक लेकर के बैठिए। हालांकि हो सकता है आपकी बुक अलग हो, और जो मेरे स्कूल के जो बच्चे हैं उनकी सेम बुक रहती है, तो मैं उसे से पढ़ा रही हूँ आपको, पर मैटर सेम ही रहता है, लगभग लगभग सब में समान रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपको टोटल हिंदी में समझाया है, इवन मैंने इंग्लिश के वर्ड्स भी काफ़ी कम यूज़ किए हैं, राइट। प्रॉपर वर्ड्स उसमें लिखे हुए हैं ऑलरेडी, और आपको मैंने हिंदी में बोल करके हर वर्ड को बताया है ना। अब आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है कि हर टॉपिक से आपको जैसा लगता है, जैसे मैंने आपको बताया है कई जगहों पर कि भाई हाँ ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैसे CITES था वो आपके इम्पॉर्टेंट है ना। आपके नेशनल जो पार्क्स हैं उसकी डेफिनेशन आ सकती है, आपके बायो रिजर्व्स की डेफिनेशन आ सकती है, लैंडस्लाइडिंग क्या है, आपके सॉइल के टाइप कितने होते हैं, है ना। छोटी छोटी चीज़ें, आप छोटे छोटे मिनी क्वेश्चंस बनाइए, है ना। आप चैप्टर्स के अंदर से क्वेश्चन बनाइए, आपके एक क्वेश्चन ख़राब नहीं होगा, आपके एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आप सब कुछ लिख पाएंगे एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। अब मुझे नहीं पता आपके कौन से स्कूल है, कौन से इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आप जो भी पढ़ रहे हैं हर टॉपिक से यदि आपके छोटा सा छोटा क्वेश्चन भी बन गया तो इससे बाहर नहीं है बिल्कुल भी। मेहनत आप ही को करनी है, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ गाइड कर सकती हूँ, ठीक है। और मेहनत करते रहिए, मेरा सपोर्ट आपके साथ ही है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो यू कैन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक विद योर फ्रेंड्स। ओके बाय, टेक केयर, ध्यान रखना अपना, बाय।